हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस साइंस एकेडमी पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं स्पेसिफिक चार्ज और कूलम्ब्स लॉ के बारे में। स्पेसिफिक चार्ज और कूलम्ब्स लॉ के बारे में सबसे पहले ये समझते हैं कि इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे पहले चार्ज की परिभाषा, चार्ज की आशय मात्रा, उसके बाद चार्ज का प्रॉपर्टीज जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्वार्क। क्या पढ़े थे? क्वार्क की बात करें तो क्वार्क एक्चुअली भी क्या होता है मैंने बता दिया था कि क्वार्क जो है ना, जिन चीजों से फंडामेंटल पार्टिकल्स बने होते हैं उसे हम लोग क्वार्क कहते हैं। क्वार्क दो प्रकार का होता था, एक अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, है ना। तो इन सारी चीजों की डिस्कस हो चुका था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक चार्ज और कूलम्ब्स लॉ के बारे में। और जो क्वार्क की जहां तक बात है तो क्वार्क की मदद से हमने पता किया था कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। यहां तक तो हो गया था। चलो आज हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ये बहुत भी होगा, ये पूछता भी है अच्छा खासा बिहार बोर्ड में, और बहुत भी टॉपिक्स भी है, ठीक है। तो स्पेसिफिक चार्ज उसको हम लोग हिंदी में बोलते विशेष आवेश। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, है ना, विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश। तो स्पेसिफिक चार्ज की अगर परिभाषा की बात करें तो वो जो होता है किसी वस्तु को अगर आकर्षित करते हैं ना, तो आवेशित किसी वस्तु का आवेश और उसके द्रव्यमान, उसका आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी आवेशित वस्तु का जो है चार्ज और उनके मास के अनुपात को हम लोग स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। तो बात करें इसका इंग्लिश में डेफिनेशन लिखा हुआ, हिंदी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ कि रेशियो, है ना, रेशियो ऑफ तो क्या लिखा, रेशियो ऑफ चार्ज ऑन देयर मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। मतलब किसी भी चार्ज का, है ना, तो वस्तु का जो क्या होगा उसके चार्ज और मास के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक चार्ज बोलेंगे, ठीक है। अब स्पेसिफिक चार्ज इसका हिंदी बात करें तो किसी वस्तु के आवेशित, किसी वस्तु पर कोई आवेशित वस्तु के चार्ज और मास के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, ठीक है। और फिर बात करेंगे ये फॉर्मूला, स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला, विशेष आवेश जब फॉर्मूला आएगा तो Q अपॉन M आएगा। क्या है आपका, Q अपॉन M आएगा, Q अपॉन M। इसकी फॉर्मूला होगा चार्ज अपॉन मास। Q क्या आपका आवेशित आवेश और M क्या आपका मास, है ना। तो इसका फॉर्मूला होगा। इसी आशय मात्रा की बात करें तो ऊपर में चार्ज, तो चार्ज की आशय मात्रा क्या आ जाएगा, कूलम, है ना, नीचे कूलम और नीचे क्या आपका केजी, नीचे क्या है आपका केजी। तो आशय यूनिट ऑफ स्पेसिफिक चार्ज कूलम पर केजी, कूलम पर केजी मतलब किलोग्राम, ऊपर लेकर चले जाए तो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक चार्ज, है ना। इसका फॉर्मूला पूछेगा या तो डायमेंशन पूछेगा, ये स्केलर वेक्टर पूछेगा तो स्केलर क्वांटिटी होता है, ये सब पूछेगा, है ना। कभी कभी आपको पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, तो प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, बने रहिए तो फिर आप इसको समझ में आएगा। तो जिसको उतरना है डेफिनेशन उतर सकते हो, है ना। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज ज्ञात करें। अब देख सकते हैं ये क्यों बोलता है चार्ज को, तो क्यों इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम और M मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके लिए मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। अगर स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, डायरेक्टली लिखा हुआ फॉर्मूला लगाया तो क्या हो जाएगा, ऊपर में चार्ज और नीचे क्या हो जाए आपका मास, नीचे क्या हो जाए आपका मास, ठीक है। तो ऊपर में चार्ज, किसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, नीचे उसका मास, है ना, 9.1 × 10⁻31 kg। इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आपके पास ये वाला पावर ऊपर लेके जाते हैं तो फाइनली मेरे पास कितना आता है, यहाँ का पन खत्म हो जाता है। तो फाइनली मेरे पास कितना 16 बट्टे यहाँ पे 91 आता है और 10 पावर कितना आता है, बोलो 12 आता है। इसको जैसे हम लोग भागा लगाते हैं तो कितना आ जाए आपका 0.173 आ जाएगा, इस तरह का।
और यहाँ कितना आ जाए आपका 12 आ जाए। इसको वैज्ञानिक संगत लिखाएंगे तो 1.73 है ना, पर कितना होगा 11 ना कूलम पर केजी, कूलम पर केजी। लेकिन ज्यादातर इसी चीज के आंसर जो पूछता आपका है ना 1.8 कर देता, क्या कर देता 1.8, और जितने पूछता है 1.8 कूलम पर केजी। इस तरह से आपको क्या कर लेगा पूछ लेगा। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज है। अगर प्रोटॉन की बात करेगा तो ऊपर में प्रोटॉन का चार्ज इतना ही होता है, नीचे प्रोटॉन का मास, ठीक है, प्रोटॉन का मास है ना 1.67 × 10⁻27 kg लगा देना, बस प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकल जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का निकल गया। तो इस तरह से आपको पूछेगा है ना, ऑब्जेक्टिव के रूप में हो या 2 नंबर के रूप में आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ तक उतारिए, फिर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चीज समझते हैं क्या क्या ये है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि किसी बॉडी को आवेशित करने पर है ना उसके मास में चेंजिंग होता है, मतलब कोई भी वस्तु को आवेशित करेंगे उसके द्रव्यमान में क्या आएगा परिवर्तन आएगा। और ये पूछेगा आपको कोई आवेशित वस्तु, किसी वस्तु को आवेशित करने पर द्रव्यमान में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, ठीक है, हो भी सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है ना। तो किस तरह ऑप्शन मिलेगा तो आपको करना होगा कि द्रव्यमान में परिवर्तन होता तो है। सवाल है कि परिवर्तन का मतलब क्या करना, या तो बढ़ जाना या तो घट जाना। ये सवाल है कि आवेशित करेंगे तो द्रव्यमान घटेगा कि बढ़ेगा, तो द्रव्यमान घट भी सकता है, द्रव्यमान बढ़ भी सकता है। और बोले कि किस कंडीशन में द्रव्यमान बढ़ेगा और किस कंडीशन में द्रव्यमान घटेगा, तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। मान लेते कोई वस्तु अगर है आवेशित वस्तु बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। मान ले कि वस्तु अगर है, इस पर अगर इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकल के यहां जाता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ई अगर है यहां से निकल के कहां जाएगा, यहां जाएगा, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पे प्लस चार्ज जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन ठहरेगा वहां पे क्या जाएगा माइनस चार्ज जाएगा। ये बात आप जानते होंगे। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, वहां उसको जो चार्ज उत्पन्न होगा उस पर क्या प्लस चार्ज होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन जाता है वो माइनस चार्ज होता है। समझ लो इतना कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है तो जहां भी जाएगा वो नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, ठहरेगा, ठीक है। तो सवाल देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या द्रव्यमान है। अब एक इलेक्ट्रॉन गया तो इतना मास जाएगा इस पर, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कितना द्रव्यमान घट जाएगा, और जहां पे ठहरेगा जितना द्रव्यमान से बढ़ती हुई जाएगा। लेकिन ये बहुत छोटा द्रव्यमान है, इसको आप तराजू में माप के पता नहीं कर सकते, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसको 2 गुना द्रव्यमान यहां से घट जाएगा, 2 गुना द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यह इस तरह से जहां पे धन आवेशित होता है, जहां पे धन आवेशित होता है उसका द्रव्यमान घट जाता है, जहां पे ऋण आवेशित होता है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। अगर सिर्फ आप आवेशित बोले या तो वो धन भी हो सकता है वो ऋण भी हो सकता है, यानी कि वो घट भी सकता है वो द्रव्यमान बढ़ भी सकता है। तो किस कंडीशन में घटेगा, जब किसी भी वस्तु को पॉजिटिव आवेश की जाएगी है ना तो उसका द्रव्यमान क्या जाएगा घट जाएगा। जब किसी भी वस्तु को नेगेटिव आवेश दी जाएगी तो क्या हो जाएगा की जाएगी तो उसमें द्रव्यमान बढ़ जाएगा। चलिए ये बात तो समझ में आ गया होगा। अब आप देख सकते हैं दूसरा स्टेप क्या है, यदि वस्तु को धन आवेशित करने पर उसका मूल द्रव्यमान से घटेगा तथा ऋण आवेशित, ऋण मतलब नेगेटिव चार्ज आवेशित किया जाए तो है ना उसका मूल द्रव्यमान से बढ़ेगा, मूल द्रव्यमान से क्या होगा आपका बढ़ेगा, ठीक है। ये इसका बात है। अच्छा कोई भी वस्तु आवेशित होने का जो मुख्य रीजन होता है वो क्या होता है, मुख्य रीजन मुख्य कारण क्या होता है। कोई भी वस्तु आवेशित होने का मुख्य कारण होता है फ्री इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, क्या बोले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चलिए यहां तक अब उतारिए, बहुत अच्छा एक पॉइंट है ना, ऐसा पॉइंट को याद रखना पड़ेगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आगे, है ना। चलो ये न्यूट्रॉन का मास है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है ना 1.6 इतना केजी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसका कूलम्ब्स लॉ का। तो कूलम्ब्स एक वैज्ञानिक का नाम था, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ का। तो कूलम्ब्स क्या एक साइंटिस्ट का नाम था, एक वैज्ञानिक का नाम था। उसने 2 चार्जों के बीच लगने वाले फोर्स को निर्धारित किया था,
बताया था, खोज किया था। ठीक है, दो चार्ज के बीच फोर्स तो लगेगा, चाहे समान चार्ज हो चाहे असमान चार्ज हो। अगर समान चार्ज होता है तो क्या करेगा, रिपल्स करेगा, विकर्षित करेगा। अगर असमान चार्ज है तो एक दूसरे क्या करेगा, दो चार्ज को आकर्षित करेगा। तो कूलम्ब्स लॉ ने जो दो चार्ज में लगने वाले फोर्स को निर्धारित किया था, ठीक है, वो नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। तो कूलम्ब्स नामक वैज्ञानिक ने दो चार्जों के बीच लगने वाले अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स को जो बताया था या ज्ञात किया था, जो निर्धारित किया था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा दो चार्जों के बीच लगने वाले फोर्स को निर्धारित कौन सा नियम करता है, कूलम्ब्स लॉ, फैराडेस लॉ, ठीक है, न्यूटन्स लॉ, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या मारना होगा, कूलम्ब्स लॉ। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ क्या कह रहा है कि कूलम्ब्स नामक वैज्ञानिक ने एक के प्रयोग में पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स का नियम दिया था, जिसे हम लोग कूलम्ब्स का नियम कहते हैं, है ना, कूलम्ब्स का नियम कहते हैं। अब इस नियम के अनुसार कुछ बातें होंगे जिसको हम लोग अभी समझेंगे। ठीक है, समझ जाए, एकदम बहुत डिट्टो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। अब आप लिख लेंगे इस चीजों को। ठीक है, कह रहा है, देखो इस नियम के अनुसार क्या कह रहा है, देख सकते हैं। इस नियम के अनुसार, कूलम्ब के नियम के अनुसार, दो चार्ज के बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स तथा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब है दो चार्ज यहाँ पे रख देते हैं, वो Q1, एगो Q2, ठीक है। तो दो चार्जों के बीच लगने वाला ये फोर्स होगा, तो वो फोर्स जो होगा दो चार्जों के गुणनफल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल कहने मतलब फोर्स बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। कहने मतलब यहाँ पे 2 कूलम्ब चार्ज रखते हैं, तो इस 2 कूलम्ब के चार्ज की जगह हटाकर 6 कूलम्ब रख देंगे तो उनके पीछे लगने वाला फोर्स भी क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही बात है कि मतलब चार्ज बढ़ाने पर लगने वाले फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब जरा सोच के बताओ, है ना। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरे में कहता है, उसी का दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि तथा दोनों के बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रम कर्मनिपत्य होता है। दोनों का बीच का दूरी का क्या हो, आर है, आर को क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया तो वर्ग कर दिए। अब वर्ग का क्या करना, व्युत्क्रम कर्मनिपत्ति, मतलब वर्ग 1 आ जाएगा ऊपर और आर आ जाएगा आपका नीचे। तो दोनों के चार्ज के बीच का दूरी का व्युत्क्रम कर्मानुपाती होता है 1/r²। ठीक है, यही वो दो नियम है, यही वो दो पॉइंट है कूलम्ब्स लॉ का। दो चार्ज में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड का गुणनफल समानुपाती होता है, दो चार्ज लगने वाले फोर्स और दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा ये कहता है कि दोनों चार्जों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम कर्मनिपत्य होता है। ये दोनों को जो मिला देंगे तो एक क्या बनेगा, सुंदर से समीकरण बनेगा। सुंदर से क्या बनेगा, समीकरण बनेगा। ठीक है, उस समीकरण को जैसे हम लोग हल करेंगे तो फिर एक कूलम्ब्स लॉ का एक फॉर्मूला मिलेगा, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो एफ समानुपाती Q1 Q2 समीकरण 1, और दूसरा क्या था, एफ समानुपाती, है ना, एफ समानुपाती 1/r²। जैसे ही ये दोनों समीकरण को हम लोग लेंगे, ये समीकरण तो बराबर वाला नहीं है, ये समीकरण समानुपाती वाला है, इनके प्रोपोर्शनल वाला है। तो प्रोपोर्शनल वाला समीकरण हम लोग जब भी सेलेक्ट करते हैं या लेते हैं तो देखिएगा ये जो दोनों ये जो समान है ना, इस समान में से किसी एक को लेंगे और बाकी इधर वाले क्या कर देंगे, हम लोग गुणा कर देंगे। जो असमान है उधर वाला क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, क्योंकि बराबर वाला समीकरण ये नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों आप में से किसी एक आपको ले लिया, यहाँ पे हम यहाँ पे समानुपाती का साइन लगा दिया, और ये दोनों जो था ना Q1 Q2 और नीचे कितना 1/r², ये दोनों गुना कर लिए। गुना करने के बाद इस तरह का हमें क्या मिला, एक इक्वेशन मिला। अब इस इक्वेशन को देख सकते हैं कि ये अगर समानुपाती को हटाना चाहते हैं, ये प्रोपोर्शनल को हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा कांस्टेंट। क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट का नाम हो जाएगा के क्या है, कूलम्ब्स लॉ कांस्टेंट। ठीक है, पर के इज द कूलम्ब्स लॉ कांस्टेंट। इसका वैल्यू भी होता है ना 9.1 तो 1.4πε0। ठीक है, इसको हम चर्चा करेंगे। इसका मान इतना ही होता है 1/4πε0। ठीक है, तो अगर इसका मान की बात करें तो 9 गुना 9
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है ये कूलम्स लॉ का इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, तो ये जो फोर्स है कूलम्स लॉ का, आप इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना होगा। के क्या ऐसा यूनिट क्या हो सकता है, के का के का है ना डायमेंशन क्या हो सकता है, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेना होगा। तो के क्या बन गया आपका कूलम्स लॉ कांस्टेंट, कूलम्स लॉ कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम लोग आगे बात करें इसी पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा यूनिट आपके, इसका मतलब है एस के का ऐसे मात्रक, के का ऐसे मात्रक। तो एक फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूला को सिलेक्ट किया तो क्रॉस गुना करके इतना किया तो के बराबर इतना आ गया। जब के बराबर इतना आ गया तो यहाँ से मात्रक हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ मात्रक हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे के का फॉर्मूला अब इतना आ गया फिलहाल। अब यही सब मात्रक निकाल सकते, ऊपर में एफ है, आर स्क्वायर है, नीचे क्या Q1 है, Q2 है। तो ऐसा मात्रक कैसे निकलेगा, एफ का क्या फोर्स तो न्यूटन आ जाएगा, और आर है तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे कितना होगा कूलम गुना कूलम, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपका क्या बन गया, के का यासाई मात्रक बन गया, के का यासाई मात्रक। इसको ऊपर लेके जाएंगे सी को तो यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, इसकी डायमेंशन की बात करें तो आप डायमेंशन में देख सकते हैं, आप लोग उसको उतार लीजिए। जो भी 12th क्लास के लड़के हैं, जो भी फिजिक्स को बहुत बेहतर से समझना चाहते हैं, लिखना भी चाहते हैं, फैरी बनना चाहते हैं, तो मेरे साथ जोड़िए और चीजों को समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका हो गया डायमेंशन ऑफ के। तो के का डायमेंशन निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगा देंगे, ऊपर में फोर्स, यहाँ तक फोर्स का डायमेंशन, ये आपका आर दूरी तो L2 है ना, नीचे चार्ज का डायमेंशन, दो चार्ज है Q1 Q2 तो 80 सॉल्व करेंगे तो फाइनली मेरे पास ये डायमेंशन आ जाएगा के का। क्या आ जाएगा आपका के का, बात समझ में आया। अभी हम लोग के बारे में और बात करेंगे जिसका नाम होगा एप्सिलॉन नॉट। कि के बराबर जब फॉर्मूला आएगा के बराबर 1 के का जब मान आएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब उसका ही मान आएगा 9 गुणा 10⁹ है ना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस पर भी चर्चा हम लोग अभी करेंगे, है ना। तो ये आपका के का मान देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे हमेशा ऐसे मात्रक पर ध्यान देना होगा। अभी ये के का मान का जैसे मात्रक निकाले, क्या निकाले, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इनके के बराबर या तो इतना हो सकता है या तो इतना हो सकता है। ठीक है, अब ये जो मान आपका आएगा के का, तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन आएगा या इसी मान को हम लोग क्या कर देंगे कूलम्स लॉ में फिट कर देंगे। कूलम्स लॉ फॉर्मूला पढ़े थे के Q1 Q2 अपॉन, ठीक है, आर स्क्वायर, और यहाँ पे रख देंगे के का वैल्यू तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या है आपका आर स्क्वायर। तो बस ये दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही है, कूलम्स लॉ का ही फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला सेम है, बस के को यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया और के का फुल मान लिखा गया। ठीक है, तो इसका मान भी 9 घंटे 9 इतना होता है। यहाँ से मात्रा देख लेना पड़ेगा आपको ध्यान से। आप बात करें यहाँ पे एप्सिलॉन आया तो एप्सिलॉन बार का चर्चा करना अगर है तो एप्सिलॉन क्या होता है ना, एप्सिलॉन का ऐसे मात्रा क्या होगा, एप्सिलॉन का ये क्या होगा, ये एप्सिलॉन नोट, इसका नाम है एप्सिलॉन नोट। इसके बारे में अभी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्सिलॉन नोट, मैंने बेसिक फिजिक्स में बताया इसका नाम क्या है, एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नोट की बात करें तो एप्सिलॉन नोट का जो ऐसा यूनिट है डायमेंशन बताना है, डायमेंशन बताना है। ठीक, तो देखिए डायमेंशन जो होता है किसी राशि का होता है ना, इसको पैराविद्युत तंग बोलते हैं या पैराविद्युत बोलते हैं, या तो इसका दूसरा नाम है परमिटिविटी, क्या बोलते हैं, है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको परमिटिविटी। तो अब इसका जब फॉर्मूला आएगा एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन के मान ज्ञात करेगा तो यहाँ से क्रॉस गुना कर लिया, मतलब इसके साथ गुना कर लिया और यहाँ कुछ नहीं तो 1 इसके साथ गुना कर लिया। तो गुना करने के बाद मेरे पास इस तरह का क्या है, तो ये आएगा स्टेज पे आएगा। अब इस सिस्टम में एप्सिलॉन को रखेंगे, बाकी सब गुना भेज देंगे, तो मेरे पास जो आया Q1 Q2, नीचे कितना आएगा एफ गुना क्या आएगा आपका 4 पाई गुना क्या है आपका आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग सोचेंगे कि ये क्या होता है और इसका ऐसे मात्रा कैसे निकालेंगे। तो ऊपर में कूलम, तो कूलम का कूलम गुना कूलम, कूलम का स्क्वायर
मतलब ऊपर में चार्ज है तो चार्ज के मतलब क्या जाएगा कूलम, तो दो चार्ज है, दो अलग अलग चार्ज है, तो इसके वजह से मतलब कूलम, इसके वजह से मतलब कूलम, तो कूलम गुना कूलम क्या कूलम का स्क्वायर आएगा। फिर नीचे क्या है आपका बोलो, नीचे एफ है तो एफ का न्यूटन हो जाएगा, और 4 पाई इसका जो कोई मात्रा के डायमेंशन नहीं होगा। फिर नीचे दूरी भी है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये कूलम पर मीटर स्क्वायर, या उसको ऊपर लेके जाएंगे ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या बन गया आपका एसआई यूनिट, किसका एप्सिलॉन नोट का, एप्सिलॉन नोट का। अगर इसी में हम लोग चर्चा करें अगर इनका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, है ना, डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो डायमेंशन के लिए बस उसी का सहारा लेना पड़ेगा। इसमें इसका डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन, फोर का डायमेंशन है तो फिर आर का डायमेंशन बैठा देंगे, तो एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन निकल जाएगा, जो बहुत ही वीवीआई है और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्सिलॉन डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट। तो ऊपर में चार्ज, दोनों चार्ज है तो एटी, नीचे फोर्स है ना, तो mLT-2, और यहाँ पे कितना जाएगा आपका आर स्क्वायर था, तो इसको हल करने के बाद मेरे पास फाइनली डायमेंशन कितना आ गया, फाइनली मेरे पास डायमेंशन कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। नहीं हो तो आप हम लिख देते हैं यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। ये आपका बन जाता है डायमेंशन, किसकी डायमेंशन, एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन। ये 12 क्लास में बहुत बार बार पूछा जाता है, टीम में हो या दोनों मार्क्स में टीम डायमेंशन निकालने के लिए ये बार बार पूछा जाता सवाल है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, उसके अलावा इसका जो कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। चलिए आप लोग ये चीज समझ लीजिए, देखिए कुछ चीजें है कि बार बार पूछा जाता है, जरूरत पड़ता है इसको समझने के लिए। माइक्रो का सिंबल ये होता है, ठीक है, माइक्रो का जब मान होगा 10⁻⁻6 होगा, उसके बाद क्या है आपका मिली का जब मान आएगा तो कितना है बोलो, मिली का सिंबल एम होता है, जैसे एम मिलीमीटर, ml मिलीलीटर, ठीक है, इसका पावर कितना है 10⁻³ आएगा, ठीक है, ये बार बार आएगा। 9 का आएगा 10⁻9, पी का 10⁻12, ठीक है, ये बार बार आएगा, इसलिए सब समझना जरूरत है, क्योंकि हमने आपको बेसिक तो पढ़ा दिया था, है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज सब था। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि एक न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म वगैरह बहुत आएगा, बाद हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज समझते हैं, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है कि यदि दो चार्ज क्रमशः 5 माइक्रोकूलम तथा 3 माइक्रोकूलम है और उसके बीच का दूरी 9 सेंटीमीटर है, तो चार्जों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स, इनके फोर्स ज्ञात करने वालेगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो चार्ज रखा गया है Q1 Q2, है ना, दोनों का बीच का डिस्टेंस है कितना आपका 9 सेंटीमीटर का है। तो हमें इनके आर का वैल्यू दिया हुआ, Q1 Q2 वैल्यू दिया हुआ, देखो Q1 का मान 5 माइक्रोकूलम और इधर वैल्यू ऑफ माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, ठीक है। दूसरा चार्ज क्या दिया आपका बोलो, है ना, 3 माइक्रोकूलम, तो इतना आ जाएगा। अब अगला क्या है आर जो दिया सेंटीमीटर में दिया, तो सेंटी इज आर नॉट एज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, सेंटी ऐसे मात्रक नहीं है डिस्टेंस का। अगर मैं यहाँ पे इसको सेंटी की बात करूं तो सेंटी को ऐसे में लाना चाहूं तो क्या हो जाएगा, आर बराबर फाइनल जाएगा मेरे पास 9 × 10⁻² मीटर्स आएगा। ये आपका आर का वैल्यू आ गया। जैसे इसको हम लोग कूलम्ब लॉ में पुट करेंगे तो मेरे पास एक वैल्यू निकलेगा, वो फोर्स निकलेगा, और वो जो फोर्स होगा दो चार्जों भी लगने वाला वो फोर्स होगा। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, इस चीजों को पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लीजिए और बनाइए। अब ये जो फॉर्मूला है कूलम्ब लॉ का, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब K का बात करें तो K का जो वैल्यू आएगा 9 × 9 आएगा। Q1 की चार्ज की बात करें तो 5 × 10⁻6 आएगा। Q3 की बात करें तो कितना है 3 × 10 कितना आएगा आपका बोलो -6 आएगा।
जैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो चीज है नीचे आर स्क्वायर है, तो आर का वैल्यू इतना था, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, तो डायरेक्टली गुना भी कर सकते हैं, है ना। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो कटाने के बाद मेरे पास या तो इतना आएगा या तो क्या आएगा, इतना आएगा, और यही आपका क्या बचेगा, दो चार्जों के बीच लगने वाला वो फोर्स बन जाता है, जो कितना 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर था। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं कूलम्ब्स लॉ के लिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड सवाल है, आप आपके पास अगर सिलेबस है या तो टॉपिक्स है तो फिर आप बनाइए, सॉल्व कीजिए, या तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको तो पढ़ना ही होगा हर हाल में, क्योंकि ये चीज फिजिक्स है, आप समझ रहे हैं कि कितना चीजों को प्रूफ करना पड़ता है, कितना चीजों को समझना पड़ता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ को आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पे रखते हैं, और फिर तब तक के लिए जय हिंद।